हिंदी माध्यम की शिक्षिका हूँ। पिछले पीरियड में हमने पढ़ा कि बाह्य प्रक्रिया भाग नंबर 1। इसमें हमने अपक्षरण, अपपर्ण किस वजह से होता है, किस कारणों से होता है, इसके जो कौन-कौन से जो भाग है तो उसमें परिणाम करते हैं। तो पहले हम जो पहले पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो द्रवीकरण, भस्मीकरण, जैविक अपक्षय, विशाल अपक्षय में तीव्र गति से होने वाले अपक्षय, और उसके बाद है मंद गति से होने वाला क्षरण। तो उसके पहले हम लोग जो पिछले पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको ये आगे का पार्ट एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो आंतरिक हलचलों से विभिन्न भूरूपों की निर्मित होती है, उसके कारण अभी भूरूप भूरूप जमीन का ऐसा आकार है जो एक समान नहीं होता। उसमें परिवर्तन होता रहता है, मतलब प्रकृति की तरफ से। जैसे पर्वत है, नदी है, समुद्र है, पठार है, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं है। इसके कारण से इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसको भूरूप कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि पहले कौन कौन से प्रकार है जो बाह्य प्रक्रिया में अपसरण को अपसरण के कारण होते हैं। तो आंतरिक हलचलों में विभिन्न भूरूप की निर्मित होती है, और भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है कि भूरूप की निर्मित और निरंतर अपसरण होता रहता है। भूरूप पर कार्यरत दाब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रिया होती है। भूरूप पे जो कार्यरत दाब शक्ति है, इसके कारण बाह्य प्रक्रिया होती है। तो ये बाह्य प्रक्रिया किन किन घटकों के बीच होती है, तो उसमें है मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, और भूपृष्ठ पे रहने वाले जो पदार्थ है उसमें गतिज ऊर्जा, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आंतरिक हलचलों से अभी ये किन कारणों से होता है हम लोग जानेंगे कि अपसरण और गतिज ऊर्जा जो अपसरण का कारण बनती है वो किस कारण से होता है। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि आंतरिक हलचलों से पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भूरूप प्राथमिक और द्वितीय भूरूपों से पहचाने जाते हैं, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार आदि। अभी पृथ्वी के अंतर्गत जो भी हलचलें होती है उसको उससे निर्मित होने वाले जो भूरूप है उसको हम प्राथमिक और द्वितीय ऐसे घटक के रूप में भूरूप के रूप में पहचानते हैं। और उसमें कौन कौन से कौन कौन सी चीजें आती है, तो महाद्वीप है, पर्वत है, और मैदान, इन सबका समावेश होता है। अभी बाह्य प्रक्रिया से अपसरण, क्षरण, वहन, निक्षेपण आदि कारण से प्राथमिक और द्वितीय रूप में परिवर्तित होकर उसमें तृतीय स्वरूप के भूरूपों की निर्मित होती है, जैसे बालू के टीला, डेल्टा प्रदेश, यू आकार की घाटी आदि। अभी हम देखेंगे कि भूरूप किस चट्टानों पर, पर्वतों पर किस किस प्रकार से दिखाई देता है। तो हम ये आकृति देखते हैं, मतलब चट्टानों पर गुंबदाकार टीले अपपर्ण हुआ है, ये भौतिक अपक्षय है। उसके बाद
खंडित विखंडित अपक्षय। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इन आकृतियों को हम दोबारा देखते जाएंगे। छिन्न भिन्न अपक्षय, भस्मीकरण रासायनिक अपक्षय, ये भी रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, कीड़ों और बहुत सारे ऐसे प्राणी है, चूहे हैं, वृक्ष है, इनके द्वारा भी जैविक अपक्षय होता है। अभी अपक्षय किस किस प्रकार का होता है, जैसे रासायनिक अपक्षय क्षार युक्त अपक्षय है। अभी हम जान लेते हैं कि अपक्षय किन कारणों से होता है। तो अपक्षय किन कारणों से होता है कि चट्टानों को टूटने, कमजोर होने, यह एक प्राकृतिक क्रिया है के कारण अपक्षय होता है। अपक्षय होने में कई वर्षों का समय लगता है। अपक्षय को तीन भागों में विभाजित किया है। एक भौतिक अपक्षय है, एक रासायनिक अपक्षय है, तीसरा जैविक अपक्षय है। हमने आकृतियों में देखा है कि भौतिक अपक्षय से भी जुड़ी हुई आकृतियां हमने देखी, और रासायनिक अपक्षय की भी देखी, बस भी, और जैविक अपक्षय की भी हमने आकृतियां देखी, चित्र देखे। अभी कौन से मौसम में किस प्रकार का अपक्षय होता है वो हम देखेंगे कि शुष्क मौसमी प्रदेशों में भौतिक अपक्षय यह अधिक प्रभाव में दिखाई देता है, और नमी मुख्य द्वारा सजीव द्वारा जैविक अपक्षय में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमने पिछले पीरियड में एक प्रयोग करके देखा था कि एक प्याज लिया, हमने उसको बीचों बीच काट लिया, उसके बाद फिर उसके छिलकों को हमने अलग किया। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया इसके साथ होती है, चट्टानों के साथ होती है। चट्टानों पर प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टानों की होती है। चट्टानों का खुला खुला हुआ भाग जो होता है वो अधिक तृप्त होता है, उसके विपरीत उसके अंदर का भाग एकदम ठंडा दिखाई देता है। इसलिए चट्टानों की ऊपर की परतें क्या हो जाती है, छिलकों के समान खुल जाती है और इसे अपर्ण कहते हैं। अभी भौतिक सिर्फ चट्टानों पर ये प्रक्रिया होने से, जैसे गर्मी से और खुले पड़े रहने से सिर्फ चट्टान की ऊपरी परत खुलती है, तो ऐसा नहीं है। उसपे और भी बहुत कारण है जो घटित होते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं, चट्टानों में अपक्षय होता है। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जो चट्टानों में, पर्वतों में अपक्षय के कारण होते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसके 5 कारण हैं। पहला है तापमान, दूसरा है संघनी भवन, तीसरा सिकुड़ीकरण में वृद्धि, और चौथा है दबाव में मुक्ति, पांचवा है जल। अभी हम एक एक को क्लियर करते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, कि तापमान क्या प्रभाव डालता है, तापमान के कारण कैसे चट्टानों में अपक्षय होता है। तो बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसमें निहित जो खनिज होते हैं वो प्रसरण करते हैं। तापमान कम होने से वो सिकुड़ जाते हैं, और ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों में कणों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंदर दिए हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। कुछ खनिजों में प्रसरण अधिक मात्रा में होता है, तो कुछ खनिजों में यह कम मात्रा में होता है। इसके कारण चट्टानों में तनाव निर्माण होता है, और उसमें परिणामतः दबाव बन- दबाव कम और अधिक होता जाता है। चट्टानों में दरार पड़ती जाती है, और जिससे चट्टानें टूट जाती है। तापमान बढ़ता है, चट्टानों में स्थित जो खनिज होते हैं
वो प्रसरण करते हैं। कुछ जो खनिज है वो कम तापमान में प्रसरण करते हैं, कुछ जो खनिज होते हैं वो ज्यादा तापमान में प्रसरण करते हैं। इस तरह के प्रसरण और सिकुड़न के कारण, जैसे रबर बैंड होता है उसको हम मतलब वो पहले सीधा रहता है, फिर उसके बाद उसको खींचते हैं तो उसका आकार बदलता है, और कभी कभी ज्यादा तनाव होने से वो टूट जाता है। तो इसी प्रकार चट्टानों में भी होता है, कभी गर्मी से, कभी अधिक ताप से, कभी कम ताप से उसमें तनाव निर्माण होता है, और उससे क्या हो जाती है, वो टूटने लगती है, उसका अपक्षरण होने लगता है, उसमें दरारें पड़ जाती है। तो इस तरह की जो चट्टानें वो हमें कहाँ अधिक दिखाई देंगी? तो इस तरह की चट्टानें वो हमें अधिक तापमान वाले कक्ष में दिखाई देगी। उसके बाद हमने देखा तुषार, यानी अ, घनीभूत जल का आकार बढ़ जाता है। इससे जिसमें कुछ प्रदेशों में शून्य सेल्सियस से कम होता है तापमान, वहां चट्टानों में स्थित, हमने एक बर्फ की बोतल का उदाहरण देखे थे पीछे पिछले पीरियड में, कि बर्फ क्या करता है, ज्यादा आकार लेता है, और वो हम पानी भरते हैं तो हमने देखा कि वो बोतल का आकार बदल देता है। इसी तरह चट्टानों में स्थित जल बर्फ के रूप में बर्फ का रूप लेता है, और वो चट्टानों में फैलने लगता है। जिस तरह हमने बोतल का आकार देखा कि बदल गया था, उसी प्रकार चट्टानों की भी यही स्थिति होती है, पानी की अपेक्षा बर्फ ज्यादा जगह लेता है। उसके बाद है रासायनिक घटकों में विद्रवता और स्फटिकीकरण। समुद्र तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है, वह समुद्र की तट टकराता है, सागरीय तल में तुषार जैसे टकराते हैं, और यह लवण युक्त होता है। इन चट्टानों में जल रिसता चला जाता है, और सूरज की गर्मी से जल क्या वाष्प निकलता है, और जल में स्थित लवण स्फटिकीकरण होते हैं, और इसमें व्याप्त चट्टानों में रुद्र छिद्र बनते जाते हैं। इसको हम एक आकृति के द्वारा देखेंगे। करना क्या है? तो रुकना इधर ही बैठते हैं। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि शारीरिक स्फटिकीकरण कैसे चट्टान पर छोटे छोटे छिद्र बन चुके हैं। तो ये खनिजों के कारण चट्टान में स्थित जो खनिज होते हैं वो सूरज की गर्मी से जो जल होता है वो वाष्प बनकर निकल जाता है, और उसमें जो लवण होते हैं वो स्फटिकीकरण होते हैं, और वो अधिक जगह व्याप्त कर लेते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दबाव मुक्त और प्रभाव मुक्त की चट्टानों में केवल दबाव, स्फीतिकों और खनिजों के कारण भी सिर्फ इन कारणों से भी नहीं चट्टानों का चट्टान टूटती है और उसमें दरार पड़ती है। और भी कारण है कि चट्टानों की परत में कभी दबाव होता है, कभी अ, मी- अंदर की परत पे होता है, कभी ऊपर की परत पे होता है। इस तरह से यह दबाव कम अधिक होने से भी चट्टानों में अपक्षय होता है। जल आगे आखिरी का जो है वो जल, कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, और
एसिड जल रिसने से चट्टानों का अपक्षय होता है। कुछ जो प्रदेश होते हैं, हमने एक लड्डू का उदाहरण देखा कि वो बूंदी के छोटे-छोटे कण जो होते हैं, दाने जो होते हैं उसको एक साथ आने पर वो एक लड्डू का रूप ले लेते हैं। उसी प्रकार जो चट्टानें हैं वो बहुत सारे खनिज, मिट्टी इसके रूप में वो एक चट्टान के रूप में तैयार होती है। जैसे ही वर्षा का पानी उसमें गिरता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये जम जाते हैं। जैसे हम फेविकॉल से वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार ये भी जुड़ जाते हैं और अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, ये पिघलने लगते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर के जो कण होते हैं वो क्षार के समान, उसको हम आकृति के द्वारा देखेंगे कि किस तरह ये क्षारयुक्त अपक्षय हमें दिखाई देते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह क्षारयुक्त अपक्षय दिख रहे हैं और इन पे तापमान और जल दोनों का प्रभाव दिखाई देता है और इसमें सिकुड़ना और प्रसरण होने से उनके बीच तनाव निर्माण होता है और उसमें एक दूसरे से वो अलग होते जाते हैं और उसमें छिन्न भिन्न अपक्षय एक और आकृति हम देखते हैं कि छिन्न भिन्न अपक्षय कि किस तरह बीच बीच में से पत्थर, चट्टानों के पत्थर निकल रहे हैं। अभी हम एक प्रयोग करेंगे कि पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एक प्रयोग देखेंगे कि लोह की खनिज, लोह की जो कीले हैं उसको हमने गीले कपड़े में लपेट के रखे और उसके बाद उससे उसका निरीक्षण करेंगे कि किन कारणों से, और उसके प्रश्न के उत्तर भी देखेंगे कि किन कारणों से ये हुआ है। तो हमने एक गीले कपड़े में आपने देखा कि लोहे की कीले है, उसका कलर में रंग में परिवर्तन हो गया है। साथ ही जो कपड़े में उसे लपेट कर रखा गया है उसके उसके रंग में भी परिवर्तन हो गया है। उसमें कत्थई कलर का कुछ अंश दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह लोहे की कील में, अभी जो प्रश्न है उसके हम जो प्रश्न है उसके उत्तर हम देखेंगे कि कपड़े पर दाग दाग पड़ गया है कत्थई कलर का, और वो कौन से कलर का है, वो कत्थई कलर का है और ये किन कारणों से पड़ा है। तो लोहों में जो स्थित खनिज है उसके कारण कपड़े पर दाग पड़ गया है।
अभी हम जो आते हैं अपने पाठ की तरफ, जो हमें आज पढ़ना है, तो द्रवीकरण और विलयन। मूल चट्टानों में से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। जल के साथ बाहर निकल बहकर उनकी क्षारता में से रासायनिक अपक्षय से चूने के पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले में बड़गांव दरिया में चूने के पत्थर का फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार द्रवीकरण की प्रक्रिया में चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें कमजोर बन जाती है। द्रवीकरण और विलयन, मतलब विलयन यानी पानी में, जल में घुल जाना। तो हमने देखा कि पानी के साथ कुछ क्षार क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और वे पानी में घुल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, चूने के पत्थर बन जाते हैं। और इस प्रकार के जो उदाहरण है अहमदनगर जिले के बड़गांव में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के चूने के पत्थर की चट्टानें हमें दिखाई देती है। इसे हम रासायनिक अपक्षय हुआ ऐसा दिखाई देता है, मतलब उसमें सफेद सफेद कलर का चट्टानों पर दिखाई देता है। तो हम ये यानी रासायनिक अपक्षय, चूने के पत्थर से हुआ रासायनिक अपक्षय है। और उसी प्रकार जो चट्टाने हैं, द्रवीकरण है, वो जल के साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है और क्या होती है, कमजोर हो जाती है। हम लोग इस आकृति क्रमांक 3.7 देखेंगे कि लवण स्तंभ यानी किस प्रकार चूने की लवण स्तंभ किस प्रकार चट्टान है, उसके मध्य में हमें सफेद सफेद चूने के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस कारण से हुआ कि जमीन में स्थित जो खनिज था, वो खनिज क्या हो गया, जल में घुल गया और उसके अवशेष क्या हुए, बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। और ये काय के अवशेष अवशेष थे, तो चूने के पत्थर के अवशेष है। अभी हम देखेंगे भस्मीकरण। जिन चट्टानों में लोह खनिज होता है, उन चट्टानों पर यह लोह जन में रासायनिक जंग आता है। उस कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार होती है। हमने देखा कि चट्टानों पर लोह खनिज होता है। अ, चट्टानों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज दिखाई देते हैं और चट्टानों पर लोह खनिज है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसमें से जो चट्टानें होती है वो उसका कलर, उसके कलर से हम पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है, लोह स्थित है। तो ये किस कारण से होता है कि चट्टानों में स्थित लोह जल के संपर्क में आने से क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया होती है और वो चट्टान पर परत जमती है। तो वो कौन से कलर की परत आती है, कत्थई कलर की। इसको हम एक आकृति से देखेंगे। आकृति नंबर 3.1। ये भस्मीकरण के कारण इस चट्टान का कलर, इसका रंग जो है वो किस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है, तो वो कत्थई कत्थई रंग का दिखाई दे रहा है।
और ये किस कारण से हुआ है? तो ये रासायनिक अपक्षय के कारण हुआ है। और भी बहुत सारे कारण है और बहुत सारी प्रक्रिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये भस्मीकरण प्रक्रिया हुई है। तो कौन कौन से कारण है जो हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्षय की कुछ और प्रक्रिया है। उसमें हम देखते हैं कि वर्षा में नमक में पानी छूटना, काट कर रखे हुए सेब पर लाल रंग का आना, ये सभी रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया है और ये हमें चट्टानों पर दिखाई देती है। ये हमारे हम लोग इन उदाहरणों को, इन कारणों को हम देख सकते हैं कि कि कौन सी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या होता है, नमक एकदम गीला गीला हो जाता है और सेब काट के रखा जाए तो उसके कलर में मतलब 5-10 मिनट में ही उसके कलर में वो भी कत्थई कलर का दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है? तो उसमें स्थित लौह खनिज के कारण वो दिखाई देता है ऐसा कलर। अभी जैविक अपक्षय, भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी अपक्षय होता है। हम बहुत सारे ऐसे कारण है कि जैविक अपक्षय किन किन कारणों से होता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों में अपक्षय होता है। किले के पुर्जे पर पड़े हुए वृक्ष को देखा होगा आपने, और उसकी वृक्षों की जड़ें गहराई से में जाकर पत्थर से अलग होते हुए देखा होगा। वृक्ष की जड़ें बढ़ने से पत्थर के कणों में तनाव निर्माण होता है और पत्थर टूटने लगते हैं। ये उदाहरण हम जिससे हम किसी किले को देखने जाते हैं तब हमें ये उदाहरण दिखाई देता है कि वृक्ष बढ़ रहा है और उसकी जड़ें क्या होती है, फैल रही है। और वो जड़ फैलने के साथ साथ क्या कर रही है, वहां पे जो स्थित इमारत है, इमारत है या ऐतिहासिक स्थल है, उस अ, उस तरफ की जो पत्थर से बनी चट्टान है या स्मारक है कुछ, उसको मतलब वो उखड़ता हुआ निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। इसको हम एक आकृति से देखेंगे, आकृति नंबर 3.8। इस प्रकार जैविक अपक्षय मतलब हम देख रहे हैं कि वृक्ष बढ़ रहा है और उसकी जो जड़ें है वो जमीन तक नीचे फैल रही है और वो फैलने के साथ क्या कर रही है, उस स्मारक को भी तोड़ने का कार्य कर रही है। उस स्मारक के बीच में तनाव, दरार लाने का कार्य कर रही है। तो जैविक अपक्षय इसे हम कहते हैं। अभी जैविक अपक्षय और कौन से चीजों से या कौन कौन से प्राणियों से फैलता है वो भी हम देखेंगे। कि कीटक बाबी बनाते हैं, चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं। इस प्राणियों के बिल खोदने वाला प्राणी कहते हैं। उनके खोदने के कार्य से भी चट्टानों में अपक्षय होने लगता है। इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, काई, पत्थर फूल इत्यादि वनस्पति बढ़ती है, उससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है। बहुत सारी चूहे, खरगोश यह बिल बनाते हैं, जमीन को कुरेदने का कार्य करते हैं और उनके इसी कार्य से भी चट्टानों में अपक्षय होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी वैसी वनस्पतियां है। तो उसमें कौन कौन सी वनस्पतियां है? तो शैवाल है, पत्थर फूल है। ये वनस्पतियां जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे वहां की चट्टानों में अपक्षय का कारण बनती है।
पत्थर फूल को हम अ, जैसे हमारे दैनिक जीवन में गरम मसाले खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आकृति क्रमांक 3.9। पत्थर फूल क्या है? जैविक एक उदाहरण है। इसकी आकृति हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं। यानी हमने देखा कि तापमान, जल, खनिजों के कारण और अब चट्टानों में अपसरण होता है, तो बहुत सारी वनस्पतियां देखी हमने, जिसमें काई देखी, पत्थर फूल देखे और बहुत सारे ऐसे जीव देखे जो अपसरण का कारण बनते हैं। अभी आगे एक प्रश्न है कि जैविक क्या आपने जैविक अपक्षय की प्रक्रिया अपने परिसर में कहीं देखी है? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने देखी है। जैसे कि पुरानी जो इमारतें पड़ी है, मतलब वो जहाँ कोई नहीं रहता, उस जगह पर हमें कई बार छोटे छोटे वृक्ष या छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिखाई देते हैं। और जिस कारण से वो वहाँ स्थित जो जमीन है, जो बिल्डिंग है, उसके पुर्जों पर उसके जो पुर्जे है उसको तोड़ने का कार्य करती है। मतलब वो जड़ से उसकी जड़ें जैसे बढ़ते जाती है, जैसे हमने आकृति क्रमांक 3.8 देखी कि किस तरह वो जो ऐतिहासिक स्थल है उसको पेड़ की जड़ों से उसमें अपक्षरण हो रहा है, दरार पड़ रही है। तो उसी तरह हम इमारतों में भी देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। विशाल शरण चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल से ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। कई वर्षों तक की ऐसी क्रियाएं चलती रहने से तीव्र ढलान की तलहटी के पास से ये अपक्षयी टुकड़े इकट्ठा होते हैं और ऐसे स्थान पर शंक्वाकार ढेर बन जाता है। अपक्षय प्रक्रिया से अलग हुए कणों की हलचले केवल गुरुत्वीय बल के द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को विशाल क्षरण कहते हैं। चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वीय बल तो आप सब को पता है कि कोई भी वस्तु मतलब गिरती है या फेंकते हैं हम, तो वो नीचे जमीन की तरफ ही जाती है। तो ऐसे ही चट्टानों के मध्य में यह स्थिति होती है। तो गुरुत्वीय बल से क्या होती है, चट्टाने के जो तलहटी का जो भाग है वो ढलान की तरफ जाने लगता है। ऐसी क्रियाएं कई वर्षों तक के चलती रहती है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब चट्टान टूटते जाती है और एक जगह पर ये जमा हो जाती है, और जमा होकर इसका आकार कैसा हो जाता है? शंक्वाकार हो जाता है। और इस प्रकार की जो अपक्षय प्रक्रिया से अलग हुए कण जो होते हैं, कणों में जो हलचल होती है उसमें गुरुत्वीय द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को भी विशाल क्षरण कहते हैं। और विशाल क्षरण दो प्रकार के हैं। एक है तीव्र ढलान पर और तीव्र गति से, और दूसरा है मंद ढलान वह मंद गति से। तो चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि धंसना जैसे हलचलें तीव्र गति से होती है। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम विनाशकारी होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचल होने की संभावना अधिक होती है। अपक्षयी पदार्थों की ढलान पर बड़ी परतें तैयार होती है। ऐसे प्रदेशों में वर्षा के जल अपक्षयी पदार्थों में रिसने से पदार्थ का वजन बढ़ जाता है।
परिणाम स्वरूप ऐसे अपक्षयित पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकने लगते हैं और बड़ी मात्रा में नीचे गिर जाते हैं, और इस प्रकार से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हुई हमें दिखाई देती है। तो एक दुर्घटना का यहाँ पर नाम लिया गया है कि पुणे जिले में माली गांव में चट्टानों में भूस्खलन की दुर्घटना हुई और अनेक बार पदार्थ खिसकने के अलावा से अपनी जगह से में ही धंस जाता है। इस प्रकार की धंसना या भूमि अवपात कहते हैं। हम इसको एक आकृति से के माध्यम से देखेंगे कि मंद गति से होने वाला क्षरण। तो चट्टानों का भूस्खलन, हमने पहले देखा कि विशाल क्षरण किस प्रकार होता है, और कई बार क्या होता है कि चट्टाने नीचे धंसने के बजाय वहीं की वहीं पर ही धंस जाती है, मतलब वहीं की वहीं पर ही गिर जाती है। तो ये भी अपक्षय का कारण है, मतलब ये अपक्षय भी इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। भूस्खलन मंद गति से होने वाला अ, विशाल क्षरण है। अभी कम ढलान वाला विशाल क्षरण किस प्रकार होता है, तो कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम प्रदेशों में विशाल क्षरण धीमी गति से होता है। इस मिट्टी का खिसकना यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। समशीतोष्ण प्रदेश में ढलान की गति धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत छोटे बांध बन जाते हैं। इस क्रिया को मृदा समर अभी हमने आज देखा कि, और इस प्रकार के भूस्खलन की आकृतियां हम लोग देख सकते हैं, और कि किस किस प्रकार से भूस्खलन हुआ है। तो आकृति क्रमांक 3.12 एक पर्वत की तरफ से हुआ भूस्खलन। उसके बाद हम देखेंगे कि आकृति क्रमांक 3.11, उसके बाद आकृति क्रमांक 3.13, मापतोल, मापलोट। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि अपसरण किन कारणों से होता है। अपसरण अपसरण किन कारणों से होता है, उसमें प्रभाव डालने वाले घटक कौन से, किन कारणों से अपसरण होता है कि तापमान, संघनीभवन, स्फटिकीकरण में वृद्धि और दबाव में मुक्ति होता है। उसके बाद आज का टॉपिक था में है द्रवीकरण, कि चट्टानों में से जो जल होता है वो घुल जाता है, और उसके कारण वो उसकी क्षारता जो है वो घुल जाती है, और उसके कारण वो अपक्षय क्या उस प्रकार का अपक्षय हम देख सकते हैं। और ये रासायनिक अपक्षय का उदाहरण देखा हमने कि किस प्रकार चूने का पत्थर बन जाता है, उसमें से जो
रासायनिक द्रव्य है, वो चूने के पत्थर के रूप में बन जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हमने देखे कि इस प्रकार बड़गांव में इस प्रकार के जो चट्टानों का शरण है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद देखा हमने कि भस्मीकरण, उसका एक उदाहरण भी देखा हमने, कील रखी थी गीले कपड़े में लपेटकर। उसके पहले तो कील का भी उसके ऊपर थोड़ा सा जंग जैसा कत्थी कलर का लग लग गया था। और उसके बाद उसके रंग में परिवर्तन हो गया, कील के रंग में परिवर्तन हो गया। उसके साथ ही उसको जो कपड़ा लपेट के रखा गया था, उसके कलर में भी परिवर्तन हो गया, वो भी कत्थई कलर का दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार चट्टानों में भी क्षरण होता है। और इस प्रकार का कत्थई कलर की लौह खनिज स्थित होता है। मतलब जिन चट्टानों में लौह खनिज स्थित होता है, वो जब उनका क्षरण होता है, अपसरण होता है, तब वो कलर वो रंग हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार के कलर वाली चट्टानें हमें दिखाई देती, तो हम पहचान सकते हैं कि ये चट्टान में क्या स्थित है, लौह खनिज स्थित है। उसके बाद हमने अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली जो चीजें हैं, जैसे नमक है, अधिक वर्षा होती है, तब क्या हमें ये देखने को मिलता है कि नमक क्या है, जो उसमें पानी अधिक आ जाता है, मतलब हम उसको हाथ से उठाने में वो हमारे हाथ में वो पूरी तरह से लग जाता है। फिर हमने देखा कि जैविक अपक्षय है, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो ऐसी पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उसको हमने देखकर उसे हमने देखा। अपनी पुस्तक में स्थित जो आकृतियां है, उसको भी हमने देखा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं, या कोई ऐतिहासिक स्थल पर भेंट करने जाते हैं, तब हम लोग देख सकते हैं कि ये चट्टानें जो है, मतलब इमारतों से लगा हुआ वृक्ष, वो ऊपर बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ उसकी जड़ भी नीचे जमीन में फैल रही है। और वो फैलने के साथ क्या कर रही है, उस इमारत को क्षति पहुंचाने का और उसमें तनाव, और उस पत्थर से मतलब उसमें तनाव निर्माण करने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार की जैविक अपक्षय भी हम लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे जो पशु पक्षी है, उसमें हमने देखा कि चूहे, घूस, खरगोश आदि क्या करते हैं, बिल बनाने का कार्य करते हैं, ये भी अपक्षय का कारण होते हैं। और उसी के साथ साथ कई प्रकार की वनस्पतियां जो है, वो वनस्पतियां कौन कौन सी है, तो काई, पत्थर फूल, ये भी अपक्षय का इससे भी अपसरण होता है, अपक्षय होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा आखिरी का है, उसमें देखा कि विशाल चरण में हमने देखा कि चट्टान टूटते हुए किस तरफ आती है, गुरुत्वीय बल की तरफ आती है। और ऐसी क्रियाएं बहुत वर्षों तक की चलती रहती है। और ये इस क्रिया के चलते समय ये चट्टान के टूटे पत्थर जहाँ जमा होते हैं, वहां पर क्या होता है, शंक्वाकार का आकार बन जाता है। और इस प्रकार के यानी शंक्वाकार का ढेर बन जाता है। और इस प्रकार यानी अपक्षय प्रक्रिया से अलग हुए जो कण होते हैं, उसमें गुरुत्वीय बल के द्वारा होता है, और उसे क्या कहते हैं, विशाल क्षरण कहते हैं। और विशाल क्षरण के हमने दो उदाहरण देखे। उसमें है तीव्र ढलान पर वह गति से, और मंद ढलान पर वह मंद गति से होती है। उसके बाद हमने देखा कि तीव्र ढलान वाले जो क्षरण है, वो किस प्रकार होता है कि चट्टानों को गिरने से भूस्खलन अथवा भूमि धंसने, ये हम लोग भूकंप, इसके उदाहरण देख सकते हैं कि तीव्र हलचल भी, ये भी विनाश का कारण होती है। तीव्र ढलान वाली जो प्रदेश है, वहां पर इस प्रकार की संभावनाएं अधिक दिखाई देती है। और ढलानों पर अवशयी पदार्थों पे ढलानों पर बड़ी मात्रा में परतें तैयार हो जाती है। और ये परतें क्या होती है, वर्षा, इस स्थिति में वर्षा होने से ये चट्टान
और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो अक्षीय तीव्र गति से ढलान की दिशा की तरफ गिरने लगती है, खिसकने लगती है। हमने नाम लिया था कि जैसे पुणे जिले में मालिन गांव में चट्टानों में भूस्खलन की दुर्घटना हुई है। इसमें अनेक बार पदार्थ के खिसकने से क्या अ, पदार्थ खिसक कुछ स्थिति में तीव्र गति, हमने देखा कि तीव्र ढलान पर वो क्या करती है, तीव्र गति से गिरने लगती है, तीव्र गति से। और कि कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसमी प्रदेशों में इस प्रकार की अ, विशाल शरण और धीमी गति के शरण दिखाई देते हैं। यानी कम ढलान और आमतौर पे शुष्क मौसमी प्रदेशों में ये विशाल शरण की स्थिति दिखाई देती है। और इसमें मिट्टी की खिसकना यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। उसके विपरीत जो समशीतोष्ण प्रदेश में ढलान होती है वो धीमी गति से सरकने से उसके छोटे छोटे बांध निर्माण होते हैं। जहाँ धीमी गति से शरण होता है वहां पर छोटे छोटे बांध बन जाते हैं। और इसकी भी हमने आकृति देख ली है। 3 वायु प्रक्रिया का भाग नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और